धन्यवाद डॉक्टर साहब। भाई आप लोगों ने जो वेबिनार नई शिक्षा नीति पर या राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स की एसोसिएशन ने और दिल्ली में एसआरएफ की ओर से दोनों ने मिलकर, और मुझे भी इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भाषा भारतीय भाषाओं का पक्ष है उस पर मैं कुछ चर्चा करूं। मैं इसके लिए आयोजकों का और खास करके भाई डॉक्टर राकेश जी जो सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने बार बार मुझे फ़ोन करते रहे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर। और ख़ास करके यदि कोई पूछे कि मेरी इस वेबिनार में क्या उपलब्धि है, तो अभी डॉक्टर हरिकेश सिंह जी का और चंद्रभूषण शर्मा जी का दोनों का मुझे व्याख्यान सुनने को मिला। और श्री चंद्रभूषण शर्मा जी तो खैर बार बार जो भाई बताते रहे कि हरिकेश जी ने जो कहा है, और वो जरा ध्यान से सुन लें भाई, क्योंकि मैं उल्ट कह रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है दोनों का उल्ट पुल्ट कुछ नहीं है। दोनों का व्याख्यान एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री टू ईच अदर वाला मामला है, और दोनों के व्याख्यान को इकट्ठा करके पढ़ लिया जाए तो एक कंप्लीट व्याख्यान बन जाएगा। और उससे पहले और उससे पहले ये अपने लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति डॉक्टर राणा कृष्णपाल जी का व्याख्यान हुआ, बहुत ही ज्ञानवर्धक था। मैं बहुत संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा। अभी डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही भाई कि जो बच्चे, आम आदमी का बच्चा जब स्कूल में जाता है 5-6 साल के बाद, शायद 5 साल के बाद एडमिशन मिलती है, तो जब जाता है तो स्कूल का वातावरण बिल्कुल अलग प्रकार का होता है और वो साल 1.5 साल में उस वातावरण से दुखी होकर वापस आ जाता है। और फिर हम कहते हैं ड्रॉप आउट है और छोड़ गया है, इसको पढ़ाई आती नहीं, इसको कुछ समझ नहीं आता। घर वाले भी उठा लेते हैं कि भाई जब समझ ही नहीं आता तो क्या किया जाए। तो एक पंजाब में बड़ा इसको लेकर महत्वपूर्ण चुटकुला है, उससे ये सारी बात और समझ आ जाएगी। मुझे लगता है उस चुटकुले के माध्यम से इस बात को और क्लैरिफाई किया जा सकता है। पंजाब में अब मिरासी परिवारों के लोग बहुत कम रह गए हैं, ज्यादा पाकिस्तान में चले गए 1947 में। उनको लेकर एक चुटकुला था। किसी मिरासी ने सोचा कि भाई सब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो हमारा बच्चा भी पढ़ जाए तो अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि पढ़ने लिखने से अकल आ जाती है और पढ़ने लिखने से आदमी आगे बढ़ता है, कम से कम आगे बढ़े न बढ़े नौकरी तो मिल ही जाती है। तो इसलिए मेरा बच्चा भी पढ़ जाए। तो वो गया स्कूल में जाकर, 6-7 साल का बच्चा हो गया था। तो जाकर उसने स्कूल में मास्टर जी को कहा कि बच्चे को दाखिल करना है। उसने कर लिया दाखिल, जैसे रूटीन में करते ही हैं। तो 2-3 महीने बाद मिरासी ने सोचा कि भाई जाकर पता किया जाए कि बच्चा पढ़ भी रहा कुछ कि नहीं। तो उसने मास्टर जी के पास गया कि मास्टर जी, वो अपना भुजंगी, पंजाब में कुछ इलाकों में बेटे को भुजंगी भी कहते हैं, जब बालक को, बेटे को, बच्चे को, कि अपना भुजंगी पढ़ने के लिए दाखिल करवाया था, कुछ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो मास्टर जी ने कहा भाई अभी बुलाते हैं। तो पहली क्लास में था, पहली कक्षा में था, तो अभी बुलाते हैं, आपके सामने ही पता चल जाएगा कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, जो कुछ आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो बुलाया और उसको कहा कि बेटे जरा खोलो अपनी प्राइमर और अपने पिता को पढ़कर सुनाओ। तो पंजाबी का कायदा था, जो प्राइमर पंजाबी की थी, तो उसमें पंजाबी में जो वर्णमाला है ऊ से शुरू होता है। तो उसमें ऊंट का चित्र दिया हुआ था और ऊड़ा ऊंट लिखा हुआ था। तो उस बेटे ने पढ़ना शुरू किया, बच्चे ने। वो कहता लेकिन मरासी परिवारों में ऊंट को बोता भी कहते हैं, ज्यादातर बोता ही कहते हैं। गांव में ऊंट को ऊंट कोई नहीं कहता, बोता कहता है। तो बच्चे ने जब फोटो देखी तो बोता दिखाई दे रहा था। तो उसने पढ़ना शुरू किया, ऊड़ा बोता। तो मास्टर ने एक थप्पड़ जड़ दिया कि हाँ गलत पढ़ रहा है। तो अब मरासी देख रहा था कि लगता बोता ही है मुझे भी, लेकिन मास्टर फिर पीट रहा है, तो बच्चा तो ठीक ही कह रहा है कि बोता, तो फिर जी मार क्यों रहा है। तो उसने दोबारा फिर, लेकिन मरासी ने सोचा भाई आखिर मास्टर है तो मार रहा है, ठीक ही मारता होगा, कुछ बच्चे ने गड़बड़ की होगी। उसने फिर मास्टर ने कहा दोबारा सुनाओ इस लेसन को। कहता है वो जरा बच्चा छोटा था, वो रोता भी रहा और फिर रोते रोते बोला कि उड़ा बोता। जब उसने दोबारा बोता का, मास्टर ने एक फिर जड़ दी कि ठीक से ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। अब मरासी ने भी ध्यान से देखा कि है बोता ही, लेकिन फिर मास्टर मार रहा है। तो अब मास्टर को क्या कहे भाई, मास्टर तो पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे के पास आगे मरासी क्या बोले। जब तीसरी बार बच्चे ने फिर कहा ऊड़ा बोता, तो मास्टर ने तो अभी थप्पड़ मारा नहीं था, मरासी ने जोर से थप्पड़ मारा बेटे को। कहता बेवकूफ, जब मास्टर बार बार पीट रहा है तो पूंछ उठाकर देख ले, शायद बोती ही हो। कहता मास्टर गलत थोड़ा मार रहा है, शायद बोती हो, बोता ना हो, इसीलिए पीट रहा हो।
तो भाई जो आम परिवारों के बच्चे जाते हैं तो जाकर वो उस वातावरण में रहेंगे तो उनके घर में ऊंट की फोटो का मतलब बोता, ऊंट का मतलब बोता, तो फिर स्कूल का वातावरण अलग प्रकार का है, तो वहां से वापस आएंगे ही। इसलिए जो चंद्रभूषण जी ने कहा कि भाई जो 3 साल का जो किंडरगार्टन या प्री नर्सरी, अलग अलग नाम अंग्रेजी में बहुत ऐसे लंबे चौड़े नाम रहते हैं, जो भी है, तो उस वातावरण में जब बच्चे छोटी उम्र में जाएंगे तो अपने परिवेश में पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, भोजपुरी में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, पंजाबी की भी जो डायलेक्ट्स हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं, पोठोहारी में पढ़ेंगे, मेघालय का बच्चा खासी में जाकर पढ़ेगा, वो गारो भाषा में पढ़ेगा, तो उसको लगता है कि उसके लिए फिर पढ़ना बोझ नहीं होगा, फिर तो वो खुद जो सीख रहा है उसी को बोल रहा है। हमारी समस्या क्या है भाई, मुझे लगता है मेरा विषय भी भारतीय भाषाओं पर ही है, मैं इसको 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमारी समस्या क्या है कि जिस भाषा को हम जानते हैं, जिस भाषा में हम अपने परिवेश को देखते हैं, घर में बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, तो जैसे ही स्कूल में आते हैं उस भाषा में हमारा बोलना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और ये प्रतिबंधित करने का मामला थोड़ा पिछले कुछ सालों से और जरूर से आगे बढ़ गया है। पहले तो कम से कम इतना ही था कि भाई मान लीजिए भोजपुरी में घर में बोलते हैं तो स्कूल में आता था तो मास्टर थोड़ा डांटता था कि भाई थोड़ा हिंदी में बोलो, खड़ी बोली में बोलो, ये थोड़ा सम्मान का मामला है, ये भोजपुरी तो गांव में लोग घर में बोलते हैं। अब वो मामला उससे भी थोड़ा आगे बढ़ गया है। अब वो कहते भाई भोजपुरी हिंदी तो छोड़ो, अब यदि हिंदी में भी बोले तो पकड़ेंगे, अब अंग्रेजी में बोलो। तो छोटी उम्र में जिसमें सीखने की भी क्षमता बहुत ज्यादा होती है और समझने की भी क्षमता होती है, और जिसको कहते हैं कि साधारण भाषा में कहना चाहिए कि दिमाग का विकास भी छोटी उम्र में ही होता है, उस उम्र में हम सारा जोर बच्चे को एक ऐसी भाषा सिखाने में लगाते हैं जिस भाषा से उसका दूर दूर का रिश्ता नहीं होता। तो उसका जितना ऊर्जा लगनी चाहिए नई चीजों को सीखने में, जिज्ञासा की पूर्ति में, और जिसको कहना चाहिए सामान्य वातावरण में उत्फुल्लता पूर्वक सीखने में, अब तो भला मार जाता है भाई स्कूल में। और स्कूल जैसे ही नजदीक आता है वो डरता है कि मास्टर अंग्रेजी में बोलेगा और मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी। और वो जो जालंधर से लड़का एक आया हुआ है, वो जालंधर से पढ़कर आया है और उसके पिताजी की जहां ट्रांसफर हो गई है, वो भी कम वक्त अंग्रेजी में बोलता है, तो मास्टर उसी को पूछता है, उसी को शाबाशी देता है। तो हमारे जो गांव के बच्चे होते हैं फिर वो गूंगे बन जाते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकली देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान को गूंगा बनाने का सिस्टम है। और मैं कई बार इस सिस्टम के बनाने वालों को बधाई देता हूं कि कम वक्तों ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि देखते देखते 100-150 साल में पूरे देश को गूंगा बना दिया। और जो लोग बोलते हैं, जो 2-4% लोग बोलते हैं, उनके बारे में भी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी जो उसमें भी उसके बारे में लिखा हुआ है कि बोलने वाले क्या बोले। वो जो जिस सज्जन ने जो पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक चली हुई थी, उसको हम देश आजाद हो गया जी, उसमें मुदलियार कमेटी आ गई, डॉक्टर राधा कृष्णन साहब की कमेटी आ गई, कोठारी साहब ने भी कुछ ना कुछ लिखा। लिखने वाले तो अच्छा ही लिखते हैं, लेकिन यदि पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पावर नहीं होगी तो इसको इम्प्लीमेंट करने में तो उसको लिखने लुखने का कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसी ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसमें शायद मैकाले ने कहीं जिक्र किया होता कि भाई साहब मैं ऐसी पॉलिसी बना रहा हूं जिसको, जिस सिस्टम में पढ़कर जो भारतीय हैं वो शक्ल से तो भूरे दिखाई देंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो भर जाएगा वो अंदर से सोचना अंग्रेजों की तरह करेंगे, शक्ल से भूरे दिखाई देंगे। तो भाई इस 100-150 साल में जिन लोगों के हाथों में जो नीति निर्धारित करने हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिनके हाथ में सत्ता है, सत्ता मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक सत्ता है, अब उनका हिंदुस्तान के कल्चर से, संस्कृति से कुछ ताल्लुक नहीं बचा। और यदि यदि बचा भी है, मैं ये नहीं कहता कि सभी भाई संस्कृति से काटी गए हैं, लेकिन सरकार की नीति क्योंकि इस प्रकार की थी कि जो भारतीय जड़ों को पकड़कर बैठा है वो तो तुच्छ व्यक्ति है। अभी चंद्रभूषण जी कह रहे थे ना कि भाई सब लोग सोचते हैं कि भारतीय तो अनपढ़ हैं, गरीब हैं, असभ्य हैं, इनके भले मानसों का पता नहीं, खाते भी हाथ से ही हैं और पूरा हाथ लिबेड़ लेते हैं। तो ऐसी चीजें, वो कपड़े कैसे पहनते हैं और लुंगी पहनकर घूमते हैं, और इनको टेबल मैनर्स भी नहीं आते, इनको थोड़ा सभ्य बनाना है। जो शिक्षा नीति अंग्रेजों ने अब लागू कर दी, सभ्य हो जाएंगे। और व्हाइट मैन बर्डन है तो बर्डन आखिर उठाना ही पड़ेगा भाई, अब ईश्वर ने बर्डन दे दिया है तो उठाना ही पड़ेगा।
और हमने भी सचमुच समझ लिया कि ये पट्टे ठीक ही कह रहे हैं भाई, हमें तो कुछ नहीं आता जाता, इतनी भाषाएं हमारी, और ये लोग सूट बूट पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं, मेज पर कैसे खाते हैं, और छुरी कांटे से ही खाते हैं। हमने भी छुरी कांटे से खाना शुरू किया, एक दो बार जीभ भी छेद ली, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रेंड भी हो गए। तो मेरा कुल मिलाकर ये कहना भाई, इस शिक्षा नीति ने 2-4% लोग ऐसे बना दिए जो उनकी भाषा बोलने लगे और उन्हीं के कल्चर को रिप्रेजेंट करने लगे, और जो बाकी 90% या 95%, 95% बचे, वो बेचारे गूंगे हो गए। मेरे एक मित्र हैं, लोकसभा में गलती से चुनकर चले गए थे, उड़ीसा से हैं। मैंने एक बार उनको पूछा कि भाई साहब, आप कभी लोकसभा में बोलते कुछ नहीं, सुनते रहते हो, वैसे तो श्रोता होना अच्छी बात है, लेकिन बीच में बोलना भी चाहिए। वो कहते भाई साहब, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वहां ज्यादा लोग बोलते हैं अंग्रेजी में, और मुझे अंग्रेजी आती नहीं, और फिर हिंदी में बोलते हैं, तो मुझे हिंदी भी नहीं आती बोलनी, बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं तो उड़िया भाषा में बोल सकता हूँ, और यदि उड़िया भाषा में बोलूंगा तो मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा तुच्छ मानेंगे कि इसको ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती है। तो ये जो वातावरण बन गया अपने देश में कि जो भारतीय भाषाओं में बोलता है वो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, जो विदेशी भाषा में बोलता है, और इसने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चाट लिया भाई। मैं तो कई बार कहता हूं, देखिए, छोटी उम्र में, किशोर अवस्था तक खोपड़ी में बेसिक आइडियाज आते रहते हैं, बच्चों के मन में बड़े ऊटपटांग आइडिया आते हैं, और वो ऊटपटांग आइडिया ही मौलिक चिंतन होता है, और उसी मौलिक चिंतन से आगे प्रगति होती है। लेकिन उस उम्र में हम बच्चों के मौलिक आइडियाज को अंग्रेजी के जोर से दबाते हैं, और वो तो आसमान में देखकर सोचता है कि तारे कैसे बने और किस प्रकार इनका हुआ, और हम उनको कहते हैं इसको तारे तूरे छोड़ो, बा बा ब्लैक शीप वो गाते रहो। अब वो बेचारा बाबा ब्लैक शीप गाता रहता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाता रहना, उस भले मानस को ये पता होता है स्टार का क्या अर्थ है। उसको बताया जाए तारा है, जो ध्रुव तारा है, जो फलाम, वो उसको माँ ने भी बताया होता है, मास्टर भी बताएगा, तो उसको समझ आ जाएगा। तो इसलिए नई शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें भारतीय भाषाओं को बहुत जोर दिया गया है। खास करके उन्होंने कहा किशोरावस्था तक तो भाई भारतीय भाषाओं में ही पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है यदि ये भारतीय भाषाओं वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो आप समझिए, गांव का जो 80% बालक है, जो मेधा में धनी है, चिंतन में धनी है, जिज्ञासु है, आगे बढ़ने की इच्छा भी है, यदि उसको अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिल गया, खास करके शुरुआती दौर में, तो वो तूफान खड़ा कर देगा, और हिंदुस्तान सचमुच अपने पैरों पर चलना शुरू कर देगा। आप यकीन मानिए, मैं, चंद्रभूषण जी कह रहे थे ना कि भाई ये हमारी शिक्षा नीति जो है, इसमें हम इतना कुछ दुनिया भर के आईआईटी में हमारे लोग पढ़ कर जाते हैं, दुनिया भर को जाकर पढ़ाते हैं, जहाँ से फिजिक्स पढ़ कर जाते हैं दुनिया भर को पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इसमें चंद्रभूषण जी एक बात ऐड करना चाहूँगा थोड़ी सी, कि भाई दुनिया भर को हम पढ़ाते हैं क्योंकि हमने भी रट्टा लगाया होता है और पढ़ा भी देता है, एक्सपर्ट हम भाई, हमारा मेधा तो तेज है, लेकिन हमें नोबेल पुरस्कार बहुत कम मिलते हैं। छोटे छोटे मुल्क ले जाते हैं, जो रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, आपके एक जिले के बराबर होंगे। उसका कारण है मौलिक चिंतन जो है वो विज्ञान की उन्नति का मूल मंत्र है। मौलिक चिंतन अपनी भाषा में ही हो सकता है, विदेशी भाषा में मौलिक चिंतन नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि मौलिक चिंतन की जड़ किशोरावस्था है। हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में उस जड़ को मारने का काम किया होता है। बस एक बार जड़ खत्म कर दी तो फिर तो गमले में लगा हुआ पौधा है, दूर तक फूल तो बड़े अच्छे निकलेंगे भाई, सुगंध भी शायद दे दे और सुंदर भी लगेंगे, लेकिन हमें पता है इनसे अब खतरा कोई नहीं है, ये मौलिक चिंतन नहीं कर सकते। तो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को सेंट्रल स्टेज में ला दिया गया है, यदि ये ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, इसका विरोध बहुत होगा भाई, क्योंकि जो लोग अभी छत पर खड़े हैं, जिनको जश मिला हुआ है, पदवियां मिली हुई हैं, जिनकी तूती बोलती है कि साहब ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत नॉन साइंटिस्ट है, ये इकोनॉमिक्स का बहुत नॉन साइंटिस्ट है, ये सोशियोलॉजी का महापंडित है। तो जो महापंडित है ना, पॉलिटिकल साइंस के भी, इकोनॉमिक्स के भी, सोशियोलॉजी, जितने भी, वो सब जो वेस्टर्न चीजें हैं उसी को रट्टा लगाकर महापंडित बने हुए हैं। तो जिस सिस्टम से वो छत पर पहुंचे हैं, अब आप पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो, अब आप भारतीय शिक्षा को सेंटर स्टेज में ला रहे हो। तो इस सिस्टम से पढ़कर जो नई फौज गांव से आएगी, तो वो फिर भाई चुनौती देगी कि भाई उतरो छत पर से, अब असली माल आ गया है। तो जो छत पर पहुंचे हुए हैं, आपके समझते वो सीढ़ी को इतनी जल्दी
टिकने देंगे कि आप छत पर पहुंच जाओ? वो सीढ़ी को उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके निहित स्वार्थ हैं उसी सिस्टम को रिटेन करने के। उसी सिस्टम ने उनको छत पर पहुंचाया है। लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो आ रही है, ये पूरा एक सिस्टम ही एजुकेशन में बदल रही है। इस सिस्टम से जो लोग आएंगे वो सचमुच जो कहना चाहिए रंग के भी भूरे होंगे और चिंतन से भी भूरे होंगे। वो चिंतन से विदेशी नहीं होंगे। मोदी जी ने इसका जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोल रहे थे पीछे किसी कार्यक्रम में, मैंने उनको सुना था, उन्होंने एक बड़ी तत्व की बात कही थी लास्ट में। उन्होंने कहा था ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसके माध्यम से हम आधुनिक युग में प्रवेश करेंगे। मेरे एक मित्र बड़े कष्ट में थे, कैसे डरते हो, ये बात कह दी उन्होंने, तो अभी हम क्या मध्यकाल में थे? मैं कहा भाई आप मध्यकाल में नहीं थे, आप मध्यकाल की विरासत ढोते हुए पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की टांगे लगाकर आधुनिक युग में भाग रहे थे। तो अब जो शिक्षा नीति आई है ये मध्यकाल की विरासत को नहीं पकड़ेगी, ये भारतीय विरासत को पकड़ेगी। तो उसमें आप में ऊर्जा आएगी, आप में जो अंदर मूर्छा आ गई है, जो भारतीयता को लेकर मूर्छा आ गई, वो मूर्छा थोड़ी दूर हो जाएगी। और फिर उस मूर्छा के दूर होने से, भारतीय भाषाओं के जागने से और संस्कृत के जागने से भी, इस नीति में संस्कृत को बड़ी महत्व दिया गया है। संस्कृत के महत्व से आप अपने ज्ञान विज्ञान से जुड़ जाओगे, उसके कारण आप अपने ज्ञान विज्ञान की टांगों के बल पर चलकर आधुनिक युग में जाओगे, तो वो लोग आपका सम्मान करेंगे। अभी तो आप जब जाते हो ना, वहां जाकर कितनी कथा कहानियां सुनाते हो, आइंस्टाइन ने ये कहा, सुकरात ने ये कहा, अफलातून ने, प्लेटो ने ये कहा। वो कहते भाई साहब आपकी टांगे हमारी हैं, हमें क्या समझा रहे हो? तो उनकी टांगों से हम उनमें बैठे हैं तो वो हमें सम्मान नहीं देंगे। हम अपने ज्ञान विज्ञान की टांगों से, भारतीय विरासत को लेकर अपने ज्ञान विज्ञान की टांगों से आधुनिक युग में जाएंगे तो हम बराबर का स्थान पर बैठेंगे, और तब हम फॉलोअर नहीं होंगे। अभी हम फॉलोअर हैं। अभी चंद्रभूषण जी ने एक बार शायद कही थी कि भाई ये जो 200 यूनिवर्सिटियां, 150 यूनिवर्सिटियां, इसकी लिस्ट जारी होती रहती है कि ये टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं, ये बॉटम की यूनिवर्सिटियां हैं। भाई आप ही पैरामीटर बनाते हो, आप ही सर्टिफिकेट बांटते हो। वो अंधा बांटे रेवड़ियां, पंजाबी में कहते हैं मुड़ केड़ कर दिया नो, कि अंधा रेवड़ियां बांट रहा, बार बार अपने रिश्तेदारों को दे रहा है, चाचे का बेटा है, ताए का बेटा है। ये सब कम वक्त खुद, ये 200 हो गए, ये 300 हो गए, मेरा बेटा तो बड़ा टॉप का है, रामलाल का बेटा भी बड़ा टॉप का है, श्यामलाल का भी है, ये भारतीय यूनिवर्सिटियों का तो भाई बेड़ा गर्क हो गया है। भाई आपको देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरे से जाकर सर्टिफिकेट की मांग नहीं करेगी। जब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, और खास करके मेरा भाई विषय भी भारतीय भाषाओं पर ही है, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं, जो लास्ट बात है, जब हम भारतीय भाषाओं के अमृत से, अभी हम विदेशी भाषाओं के जहर से ग्रस्त हो गए हैं, इसलिए बीमार रहते हैं। जब जहर अंदर चला जाए ना, कई ऐसे जहर होते हैं ना कम वक्त मारते हैं ना जिंदा रहने देते हैं। अभी ये जो ब्रिटिश शिक्षा नीति का जहर था, इस शिक्षा नीति ने ना हमें मारा था ना जिंदा रहने दिया था। तो हम बीच में लटक रहे थे। तो थोड़े कपड़े विदेशी कपड़े पहनकर हम भी लोगों को शो करते थे कि हम भी बड़े तगड़े हैं, लेकिन वो जानते थे कि भीतर से पंगु हो चुके हैं हमारे जहर के कारण। अब वो जहर निकलेगा, भारतीय भाषाओं का जो अमृत है वो उस जहर को समाप्त कर देगा। तो सचमुच हम फॉलोअर नहीं रहेंगे, हम विश्व के ज्ञान विज्ञान में फॉलोअर नहीं रहेंगे, हम बराबर से चलेंगे, आगे जाएंगे, नेतृत्व करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं फिलहाल हम बराबर चलेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ मित्र कह रहे थे डॉक्टर साहब मौका बड़ा खतरनाक चुना, उधर से वो चीन का वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, सबका ध्यान उधर है, और भारत सरकार ने शिक्षा नीति लाकर खड़ी कर दी। मैंने कहा भाई इसका बड़ा जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा नीति ने जो वायरस हमारे भीतर डाल दिया था उसका वैक्सीन बनाना बड़ा जरूरी था। तो जो चीनी वायरस है उसका वैक्सीन भी बन रहा है, और जो हमारी शिक्षा में वायरस घुसा हुआ था उसका वायरस तो भारत सरकार ने बना लिया है। अब उसकी वो वायरस ठीक सिद्ध हो, वो वायरस जो हमारा जहर उसको समाप्त करे, वो जो वैक्सीन बनाया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो वैक्सीन है जो हमारी पुरातन शिक्षा नीति के कारण जो हमारे अंदर वायरस घुस गया था उसको मारने के लिए। तो मुझे लगता है ये सही समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और सब लोग ये मानते हैं कि भाई इस संकट काल में हमें स्वीकार करना होगा कि भारत की शिक्षा, भारत का चिंतन, भारत की फिलॉसफी, भारत का रहन सहन, भारत की जीवन शैली संकट काल में महत्वपूर्ण है, और इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में उठाया गया बहुत महत्वपूर्ण कदम है,
और मुझे लगता है, कम से कम मुझे ये लगता है, ये कदम बड़ा सार्थक होगा और यदि इसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप की बेल तो है ही, पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है उनकी विल पावर भी होनी चाहिए। वो भले मानस पुराने सिस्टम से निकले हुए हैं, उन पर वो रखना पड़ेगा। ड्रोन से जो आजकल नजर रखते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो ड्रोन से उन पर नजर रखनी पड़ेगी कि जो उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हुई तो भारत अपने बलबूते दौड़ेगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आपने भाई इस वेबिनार में मुझे बुलाया, मैं आभारी हूँ। और खास करके मुझे हरिकेश सिंह जी के और चंद्रभूषण जी के दोनों के व्याख्यान सुनने को मिले, इसलिए मुझे और आनंद आया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।